बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नर्सिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के हमारे यूनिट 1 का लेक्चर 4 हम आज कवर करेंगे, जिसमें हम बेसिकली लीडरशिप थ्योरीज एंड स्टाइल पे बात करेंगे। कुछ थ्योरीज हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की भी थी, लेकिन आज हम बहुत शॉर्ट सी एक दो थ्योरीज जो बेसिकली स्टाइल को ही डिफाइन करती है, और इसके साथ साथ जो लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं वो भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, स्टाइल जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी काम को करने के लिए एक ख़ास मखसूस अंदाज़ होता है, तो लीडर के भी मखसूस अंदाज़ होते हैं जो कि उनके रोल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इंशाल्लाह हम बारी बारी इसको पढ़ लेते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक बार मेरे ख्याल में इस डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं कि लीडर हर वो गाइड जो कि इंटरपर्सनल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पर्सन्स को इन्फ्लुएंस करे, और वो इन्फ्लुएंस जो है एक फ्लेक्सिबल सिलेक्शन होती है फ्रॉम द पर्सनल एंड बिहेवियरल स्ट्रेटजीज से। ठीक है, तो एक फॉर्मल हमारे इसके पास एक एज अ ड्यूटी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट ये है कि लोगों पे जो इन्फ्लुएंस होता है वो बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, नॉलेज, स्किल्स एंड डिफरेंट अदर एट्रीब्यूट्स जो है लोग एक बंदे को एज ए लीडर मानते हैं। जबकि मैनेजर जो है वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि एक इदारे ने उसको नौकरी पे रखा होता है, और वो अपनी नौकरी की वजह से उसके कुछ ख़ास जो है वो अथॉरिटी होती है, और वो उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए एक ग्रुप ऑफ पीपल से अपने जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं उसकी प्लानिंग करके, उनको ऑर्गेनाइज करके, फिर सुपरवाइजिंग करते हुए वो तमाम काम जो एक इदारे के गोल्स को मीट करने के लिए होती है वो करवाता है। सो मैनेजर और लीडर में ये मेन डिफरेंस है। लास्ट टाइम हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स पे बात की थी, अभी हम फंक्शंस ऑफ लीडर्स पे बात करेंगे। जब हम लीडर के फंक्शंस को देखते हैं तो देखें, लीडर हमारे पास एक लोगों के एक मजमे में किसी भी एक मकसद को हासिल करने के लिए इत्तेफाक राय पैदा करता है। इसको कंसेंसस कहते हैं। ठीक है, लोगों को वो इकट्ठा करके एक ख़ास मकसद के लिए, और लोग किसी लालच के बग़ैर उस मकसद के लिए काम करते हैं। पर्सनल लालच उसमें नहीं होता, बल्कि कलेक्टिव एक इंटरेस्ट होता है। तो लीडर का एक फंक्शन तो ये है कि लोगों में इत्तेफाक राय पैदा करता है। दूसरी बात ये है कि लोगों के दरमियान एक ऐसी साख्त बनाता है काम करने की या अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करने की कि लोग अपने मकासद को हासिल करने के लिए उस लीडर से गाइडेंस लेते हैं। वो लीडर उनको फैसिलिटेट करता है उस स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, तीसरा फंक्शन लीडर का ये है कि लोगों को जो उसको फॉलो करते हैं वो उन लोगों को, अपने फॉलोअर्स को गाइडेंस, डायरेक्शन और मुख्तलिफ कामों के बारे में क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करता है। एंड द फोर्थ वन इज़ कि तमाम लोग जो एक लीडर को फॉलो करते हैं तो उनमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक कंसिस्टेंसी और एक परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेशन का ज़रिया वो लीडर बनता है, और लीडर आगे होता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे लोगों को एम्पावर करना, जो यहाँ पिक्चर में दिख रहे हैं, कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को उनकी स्किल्स, क्वालिटीज़, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो नॉलेज देना। इसी तरीके से लोगों को मुतासिर करना, इंस्पायर करना, और एक चेंज लाने के लिए लोगों को गाइड करना, और एक मकसद हासिल करने के लिए लोगों की ज़िंदगी में शऊर लाना, ये लीडर का काम होता है। तो ये एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके बेस पे लीडर काम करते हैं। देखें, दो तरह की लीडरशिप है, एक फॉर्मल लीडरशिप होता है और एक इनफॉर्मल लीडरशिप होती है। फॉर्मल लीडरशिप जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम नर्सिंग की फील्ड में ले लें,
सो एक नर्स है वो अपनी लीगल अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई एडवाइस देती है या एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाती है तो वो फॉर्मल लीडरशिप है। और ये फॉर्मल लीडरशिप जो है वो पर्सनल स्किल्स जो है उसके बेस पे होती है, यानी उस पर डिपेंडेंट होती है। लेकिन जो इदारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अथॉरिटी देता है और पोजीशन देता है, वो लीडर अपने पर्सनल स्किल्स को एक ख़ास प्लेटफॉर्म से यूटिलाइज़ करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो मैनेजर भी ये काम करता है कि इदारा उसको एम्प्लॉय करता है और फिर इस तरीके से वो इदारे के गोल्स और मकासद हासिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें ऐसी बात नहीं है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। दो पोजीशन है, एक है रजिस्ट्रार पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और एक है प्रेसिडेंट पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। तो जो रजिस्ट्रार है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की, वो मैनेजर है। उनकी पोजीशन मैनेजर की इसलिए है क्योंकि वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की एम्प्लॉय है, ठीक है। वो वहाँ की मुलाजिम है, उनकी सैलरी मिलती है, वहाँ के बजट से वो बेनिफिट्स लेती है और वो एक इदारे के गोल्स के बेस पे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के जो मकासद है उसके लिए वो उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके, उसको लीड करके, सुपरवाइज करके उसको एग्जीक्यूट कराते हैं और फिर उनको एवेलुएट करते हैं। तो ये वो मैनेजर की पोजीशन पे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें प्रेसिडेंट जो होता है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का, तो देखिए प्रेसिडेंट बाकायदा पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन के इलेक्शन से होके आता है, ठीक है। वो इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट होता है, इलेक्ट होके आते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट एम्प्लॉय नहीं होता, प्रेसिडेंट एक ऑनररी पोजीशन है, उनको सैलरी नहीं मिलती। हाँ, प्रेसिडेंट अगर किसी मीटिंग के लिए इस्लामाबाद या किसी दूसरे शहर फॉर्मल या ऑफिशियल काम के लिए जाएं तो उनको टीएडीए मिलता है। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट के पास एक्सपीरियंस इतना होता है और उनके पास वो पर्सनल जो उनकी लीगल अथॉरिटी उस पोजीशन की वजह से और पर्सनल स्किल्स की वजह से इतनी होती है कि वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के मुख्तलिफ मामलात पे एडवाइस करती है, उस पर अप्रूवल देती हैं और वही फिर ये जीडीज और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं एंड देन जो है वो रजिस्ट्रार उस पर साइन करके आगे लेके जाते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए। सो ये मेन डिफरेंस है लीडरशिप और मैनेजमेंट का। फॉर्मल लीडरशिप मैंने आपको बताया कि किसी इदारे की ऑनररी पोजीशन पे अगर कोई काम, जैसे इमरान खान जो है वो कैम्ब्रिज का वाइस चांसलर रहा था, काफ़ी अर्सा रहा था। अब वो वाइस चांसलर बुनियादी तौर पे वो ऑनररी पोजीशन थी, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, ना वो ले रहे थे, बल्कि वो अपनी पर्सनल स्किल्स, जान पहचान और दुनिया में अपने एक नाम और विजनरी पर्सनालिटी होने की वजह से उस इदारे ने उनको वाइस चांसलर की ऑनररी पोजीशन दी थी और इसी की बेस पे फिर वो वहाँ पे उस इदारे की अथॉरिटी को इस्तेमाल करके अपनी लीडरशिप वहाँ प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये फॉर्मल लीडरशिप होती है। जहाँ पे इनफॉर्मल लीडरशिप की बात आती है तो वो ऐसे होती है कि इसमें कोई इदारा वो शामिल नहीं होता, बल्कि इसमें यह है कि कुछ लोग मिल बैठ के किसी एक को अपना सरबराह चूज़ करके, लीडर चूज़ करके वो मुंतखब करते हैं। उसकी वजह भी यही होती है कि जिनको वो चूज़ करते हैं उनके पास नॉलेज, स्टेटस, पर्सनल स्किल्स, दूसरों को मुतासिर करने की यानी परसुएशन की और इसके अलावा गाइडिंग की स्किल्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वार्ड में 10 नर्सिस की ड्यूटी लग गई, ठीक है। उन 10 नर्सिस की ड्यूटी जब लग गई तो हेड नर्स, सुपरवाइज़र या टीम लीडर कोई भी नहीं था। तो उन्होंने मशवरा किया कि हमारे दरमियान जो है वो एक नर्स ऐसी है जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो सीनियर भी है, उसकी एजुकेशन भी बेहतर है, उसको बात भी बड़े अच्छे से आती है, पेशेंट से डीलिंग भी बड़े अच्छे से कर लेती है और इवन जो है कल एमएस को भी हमारे मसाइल जो है वो सामने पेश करेगी। तो वो उनको अपना सरबराह मान के उनको आगे कर लेते कि ठीक है, आप जो है ना वो हमें लीड करें और आज की शिफ्ट जो है हम आपकी सुपरविजन में गुजारेंगे। तो इसमें एक इदारा तो बुनियादी तौर पे उनको ये अथॉरिटी नहीं देता, लेकिन कुछ लोग मिल मिला के उनको आगे कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपने MNAs या MPAs सेलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू, तो वो बाकायदा आपकी चॉइस उसमें शामिल होती है। तो ये इनफॉर्मल लीडरशिप है।
जब आप उनको चूज़ करते हैं। लेकिन जब वो असेंबलीज में जाते हैं और वहाँ पे कोई इस तरह की लीडरशिप रोल प्ले करते हैं, तो फिर वो असेंबली के फ्लोर पे अपने MNA या MPA होने की वजह से वो फॉर्मल लीडरशिप की कैपेसिटी में आ जाते हैं। तो लीडरशिप की थ्योरीज़ की जहाँ तक हम बात करें, सबसे पहले ग्रेट मैन थ्योरी है। वो कहते हैं, ग्रेट मैन थ्योरी के बानी कहते हैं कि लीडर बुनियादी तौर पे ये पैदाइशी होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। लीडर में पैदाइशी कुछ खुसूसियात होती है, और वो कहते हैं कि द पर्सन इज़ बॉर्न विद और विदाउट नेसेसरी ट्रेट ऑफ लीडरशिप। अर्ली एक्सप्लेनेशन ऑफ लीडरशिप स्टडीड द ट्रेट्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, ग्रेट मैन थ्योरीज। यानी जैसे गांधी थे, लिंकन थे, नेपोलियन बोनापार्ट थे, या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो इस थ्योरी के लिहाज से वो कहते हैं कि एक इंसान जो है वो पैदाइशी तौर पे उसमें लीडरशिप की खुसूसियात होती हैं जो वक्त के साथ बुनियादी तौर पे सामने आती है, लेकिन ये खुसूसियात बचपन में से ही एक ट्रेड की शक्ल में, जीन की शक्ल में इंसान में मौजूद होती है। एंड दे बिलीव दैट पीपल वर बोर्न विद दीज ट्रेड्स एंड ओनली द ग्रेट पीपल पोजेस देम। और ये थ्योरी कहती है कि लीडर्स जो है वो इसी सोच के साथ, इसी नज़रिए के साथ पैदा होते हैं, और ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं बुनियादी तौर पे, उनमें ये खुसूसियत बाय बर्थ भी पाई जाती है क्योंकि वो बचपन से डिफरेंट होते हैं। खैर ये तो एक थ्योरी है, इससे इख्तिलाफात भी बहुत हैं। ट्रेडिशनल थ्योरीज़ की जहाँ तक बात करें तो ट्रेड थ्योरी कहती है, एक ट्रेड थ्योरी है, वो कहती है कि हर इंसान के अंदर एक लीडर की खुसूसियात होती है, ठीक है, प्रोवाइडेड बेंचमार्क्स बाय विच मोस्ट लीडर कंटिन्यू टू बी जज। लेकिन इसके लिए हमारे पास जो है वो एक ख़ास बेंचमार्क होती है जिनके अंदर, जिसके बेस पे हम उनकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को जज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक घर का सरबराह भी तो, एक मर्द भी तो घर का सरबराह होता है, वो भी तो लीडर होता है, या फिर एक कम्युनिटी का काउंसलर भी जो है ना लीडर होता है, या फिर इसी तरीके से एक कबीले का चौधरी भी एक लीडर होता है, या एक मुल्क का सरबराह भी एक लीडर होता है। तो ये ट्रेड थ्योरी कहती है कि हर इंसान में लीडर की कुछ खुसूसियात होती हैं, बाय बर्थ होती हैं, लेकिन उनको मौका मिलने की देर होती है, वो अपनी अपनी पोजीशन के बेस पे उस पोजीशन की हद तक लीडरशिप के रोल प्रोवाइड करते हैं। बिहेवियरल थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि पर्सनल ट्रेड प्रोवाइड ओनली अ फाउंडेशन फॉर लीडरशिप, रियल लीडर मेड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड लाइफ एक्सपीरियंस। कि मतलब ये जो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि लोग पैदाइशी तौर पे लीडर होते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि असल लीडर्स जो है वो, उनको अगर हम किसी भी इंसान को जब अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी ट्रेनिंग देंगे और बेहतरीन लाइफ एक्सपीरियंसेस देंगे, तो वो बेसिकली उनका बिहेवियर जो है वो लीडर्स के तौर पे सामने आएगा। अब ये हर थ्योरी के कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कुछ केसेस जो है ना एक थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ दूसरे। जैसे अगर ट्रेड थ्योरी की या ग्रेट मैन थ्योरी की बात करें तो पाकिस्तान में ग्रेट मैन थ्योरी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे बड़ी वो अच्छी फिट आ रही है, क्योंकि वो देखें उनका कैलिबर ही अलग था। ट्रेड थ्योरी में अगर हम देखें तो अगर इमरान खान की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, वो देखें ना बचपन में अगर क्रिकेट में गए तो क्रिकेट में उन्होंने नाम कमाया, फिर फिलैंथ्रोपी में गए तो हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाए और बड़ी फिलैंथ्रोपी की, और जब पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिक्स में भी उन्होंने, तो वो एक बेंचमार्क मिलने की देर थी, ठीक है, मौका मिलने की देर थी, उन्होंने प्रूव किया। जबकि बिहेवियरल थ्योरिस्ट अगर हम देखें तो जैसे मैं आपको पॉलिटिक्स से सिंपल मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। बिलावल है, उसको अच्छी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया गया, उसकी ट्रेनिंग सियासत के लिए उसको तैयार किया गया और उसकी ज़िंदगी ऐसे ही लोगों के साथ उठते बैठते गुजर गई, तो अभी वो सामने एज ए लीडर अगर उभरा भी है किसी पार्टी का, तो बेसिकली दैट इज़ सपोर्टेड बाय द बिहेवियरल थ्योरिस्ट। तीसरा कंटिजेंसी या सिचुएशनल थ्योरीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर अडॉप्ट देयर लीडरशिप स्टाइल इन रिलेशन टू चेंजिंग सिचुएशन। मैनेजर्स जो है उनमें भी जाहिर सी बात है लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, तो जैसे जैसे सिचुएशन में चेंज आ जाता है तो मैनेजर्स में भी जो है ना उनकी लीडरशिप स्टाइल्स का चेंज। अब ये स्टाइल से रिलेटेड है, कभी कोई आपकी हेड नर्स जो है या नर्सिंग सुपरटेंडेंट बड़ी सख्त लहजे में बात कर रही होंगी, बड़ी स्ट्रिक्ट राउंड कर रही होंगी, कभी वो बहुत नरम हो जाती है, कभी बहुत फ्रेंडली हो जाती है, कभी छुट्टियाँ बिल्कुल भी नहीं देती।
तो ये कंटिजेंसी थ्योरी उसको सपोर्ट करे कि मैनेजर जो है वो बुनियादी तौर पे हालात और सिचुएशन को देख के जब अपना बिहेवियर चेंज कर रहे होते हैं, दैट इज़ बेसिकली कंटिजेंसी थ्योरी। range from authoritarian to permissive and vary in relation to current needs and future response। जो मैंने बताया कि हालात और वक्त को देख देख के वो चेंज होते रहते हैं। फिर इसमें कंटेम्प्रेरी लीडरशिप थ्योरीज भी आ जाती है, जिसमें ट्रांजैक्शनल है, ट्रांसफॉर्मेशनल है एंड कैरिस्मेटिक है। इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कहती है कि लीडर और फॉलोअर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इट सेज दैट फोकसिंग ऑन द म्यूचुअल बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच द लीडर डिलीवर सच थिंग एज अ रिवार्ड और रिकॉग्निशन इन रिटर्न फॉर द कमिटमेंट और लॉयल्टी ऑफ द फॉलोअर। कि लीडर अपनी उन कुछ खुसूसियात, एक ऐसा कनेक्शन होता है उनके दरमियान, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि लीडर लोगों को फ़ायदा देते हैं, लोगों को कुछ ऐसी रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें देते हैं कि जिसके बदले लोग उनके लिए फिर अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कह रही है कि बेसिकली फॉलोअर्स और लीडर्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है, दैट मैटर्स द मोस्ट। एंड सेकेंड पॉइंट इसका ये कह रहा है कि सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप बेसिकली अकर्स व्हेन वन पर्सन टेक्स द इनिशिएटिव इन मेकिंग कॉन्टैक्ट विद अदर्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू थिंग। और इस तरह का रिलेशनशिप तब बनता है जब एक इंसान जो है वो बाकी लोगों के साथ एक कॉन्टैक्ट बनाता है, ताकि एक मकसद और एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, इसका जो है वो तकाबुल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल अगर हम साउथ अफ्रीका की ले लें, जहाँ पे नेल्सन मंडेला सामने आए थे, तो उन्होंने ब्लैक जो हबशी आबादी पॉपुलेशन है उनके लिए आवाज़ उठाई थी, और वो सामने आए थे और उनके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, डायरेक्शन दी। और वो तो उन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ जो है ना अपनी वफादारी का बहुत अच्छा मुजाहरा किया, बहुत बेहतरीन। तो वो अभी भी आज भी नेल्सन मंडेला का वहाँ पे आप नाम लें तो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज ही वर्क फॉर देम। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है ना, वो जैसे हम एक बैंक से दूसरे बैंक या किसी कस्टमर के पास ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि लीडर भी कुछ बेनिफिट ट्रांजैक्शन करता है, तभी वो फॉलोअर जो है वो अपने लीडर के साथ अटैच होते हैं। देन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की अगर हम फर्दर बात करें तो ये कहती है कि लोग जो है ना वो या तो रिवॉर्ड से, कोई फ़ायदे से, या फिर पनिशमेंट से मोटिवेट होते हैं किसी भी काम के लिए। या तो मतलब उनको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा हो, या फिर उनको कोई नुकसान नज़र आ रहा हो, तो अगर फ़ायदा नज़र आया वो काम करेंगे, अगर नुकसान नज़र आ रहा है तो उस काम से दूर रहेंगे। इसी तरीके से सोशल सिस्टम वर्क बेस्ट विद अ क्लियर चेन ऑफ कमांड, कि जब हमारे मुआशरे में एक दूसरे के काम में एक ख़ास तरतीब हो कि किसने क्या काम करना है, तो फिर इस तरीके से एक मुआशरा, एक सोशल सिस्टम जो है वो बिल्डअप होता है एक लीडर की लीडरशिप में, और वो बेहतरीन काम करता है। व्हेन पीपल हैव एग्री टू डू अ जॉब, जब लोग एक ख़ास काम करने के लिए जो है ना वो एग्री हो जाते हैं, सो द पार्ट ऑफ द डील इज़ दैट दे कॉल ऑल अथॉरिटी टू देयर मैनेजर। फ़ायदा ये होता है कि जब लोग जमा हो जाते हैं किसी काम करने के लिए, एग्री होते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे अपने टास्क की अथॉरिटी जो है ना मैनेजर को देते हैं। क्या मैनेजर की मर्जी है कि किसको कौन सा काम दे, ठीक है। सो द प्राइम पर्पज ऑफ सबऑर्डिनेट इज टू डू वेदर देयर मैनेजर टेल देम टू डू व्हाट देयर मैनेजर्स टेल देम टू डू। सो बेसिकली जो आम ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की थ्योरी में मेन मकसद अगर कि हम बात करें तो वो कहते हैं कि बेसिकली जो मैनेजर है उसने एक लीडरशिप रोल प्ले करते हुए अपने मातहत मुलाजिमीन को बताना होता है, या मातहत लोगों को, कि उन्होंने क्या क्या काम करना है। अब हम कंटेम्प्रेरी में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहती है कि पीपल विल फॉलो अ पर्सन हु इंस्पायर्स देम। लोग जिससे मुतासिर होते हैं उसी को फॉलो करते हैं। जिस बंदे के पास कोई विजन होगा, कोई पैशन होगा, कोई मकसद होगा कि वो उसको अचीव करे और उससे बड़े बड़े काम ले सके, तो लोग उस बंदे को फॉलो करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहती है कि वो ट्रांसफॉर्म कर देती है चीज़ों को। वो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी कहती है कि एक लीडर चीज़ों को बिल्कुल बदल के रख देता है।
द वे टू गेट थिंग्स डन इज़ बाय इंजेक्टिंग एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, और काम करने के लिए लोगों के अंदर एक जज्म और जुनून पैदा करना होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी का कमाल है कि वो इसके बारे में बात ये कर रही है। सो वर्किंग स्टाइल फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कैन बी वंडरफुल एंड अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस। और जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो अपने काम के अंदाज को इंजॉय करते हैं और वो और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसमें वो एनर्जी ऐड करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो एक नया जज्बा लेकर आते हैं। एंड दे केयर अबाउट यू एंड वांट यू टू सक्सीड। और जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वाले लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स जो है किसी भी तरीके से वो कामयाब हो और वो उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। और ये कैसे होती है कि जब एक इंसान बहुत सारे लोगों के साथ इंगेज हो जाता है एक ऐसे तरीके से कि बेसिकली लीडर अपने फॉलोअर को आगे अपने साथ लेके जाते हैं और फॉलोअर उसके आगे बढ़ने की वजह बनते हैं, और वो एक दूसरे के अंदर मोटिवेशन, मोरालिटी और एक जज्बा जुनून और एक अखलाकी अक़दार का एक बहुत बड़ा अच्छा सेंस एक दूसरे के अंदर लेकर आ जाए, तो तब ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आयतुल्लाह खुमैनी जो ईरान के थे, तो रज़ा शाह पहलवी के अगेंस्ट जब उठे थे तो लोगों में एक जज्बा जुनून आया था और लोगों ने उठ के फिर खुमैनी को जो है ना वो बुला लिया और वो ईरान में आके छा गए। और वो वहाँ पे चूँकि उस वक्त निज़ाम जो है ना वो अंग्रेज़ों का कानून था रज़ा शाह पहलवी के दौर में, तो जब वो इमाम खुमैनी आए तो उन्होंने इस्लामी शरीयत सिस्टम जो अहले तशरीअ का है वो नाफिज कर दिया और फिर ये रिश्वत और इस तरह की चीज़ें ये इस पर पाबंदी लगी, लोग भी इससे हट के चलने लगे। सो कैरिज्मेटिक लीडर जो है लीडरशिप एक किसी के अंदर कोई एक चार्म हो, एक ग्रेस हो, एक लेवल हो जिसकी वजह से लोग उसको फॉलो करते जाएं, ठीक है। एक खुद पे खुद एतमादी इतनी हो कि वो एक लीडर को बना सके, उस लीडर के अंदर खुद एतमादी बहुत होती है और लोग उसकी पर्सनैलिटी को एडमायर करते हैं, पर्सनैलिटी से बड़े मुतासिर होते हैं। प्लस वो स्टाइल उसका लीडरशिप का ऐसा होता है कि लोग खुद उसको ना चाहते हुए भी रेजिस्ट नहीं कर सकते कि मतलब चाह के भी, बल्कि वो उसके उस पर्सनैलिटी, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो जनरल पर्सनैलिटी हो, बाकी चीज़ें हो, तो उससे वो बड़े मुतासिर होते हैं। सो द कैरिज्मेटिक लीडर गैदर फॉलोअर थ्रू डिंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड चार्म, अपने जो शख्सियत है उसकी बुनियाद पे, और बाकी कोई एक्सटर्नल पावर, अथॉरिटी या इस तरह की चीज़ नहीं होती, लेकिन शख्सियत में उसके कुछ ऐसे पहलू होते हैं कि जिसकी वजह से लोग बड़े मुतासिर होते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो कि हमने बड़े शॉर्टली डिस्कस करने हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट भी है। सो हम बुनियादी तौर पे 6 प्राइमरी जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं उस पर बात करेंगे। ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो गया, अथॉरिटेरियन या कमांडिंग हो गया, फिर विजनरी, एफिलिएटिव, डेमोक्रेटिक, पेस सेटिंग और कोचिंग स्टाइल। देखिए सिंपल कि कमांडिंग जो है, जो हुक्म सिर्फ देता है, डू व्हाट आई टेल यू वाली बात, कि जो मैं कहूँ वो करनी है, तो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं ना वो उदास रहते हैं। ये देखिए नीचे जो आपको शेप दिख रही है इमोजी की, तो बेसिकली लोग उनके साथ कमांडिंग, आर्मी में बेसिकली ये लीडरशिप होती है, मिलिट्री में ये वाली होती है। कम विद मी वाले जो डेमोक्रेटिक होते हैं ना, मेरे साथ आए, चले मिल के ये काम करते हैं, तो वो लोग भी खुश होते हैं उस ऐसे लीडर से। फिर एफिलिएटिव जो होते हैं, जो लोगों को साथ लेके चले थे, कि लोगों का हर चीज़ में पहले वो ख्याल रखते हैं और वो कहते हैं कि पीपल कम फर्स्ट, लोग पहले आते हैं, मुझसे ज़्यादा लोग पहले हर चीज़ में, वो उनका सोचते हैं, अपने फॉलोअर्स का, तो उसकी भी फॉलोअर्स खुश होते हैं। डेमोक्रेटिक जो है, व्हाट डू यू थिंक, वो आपसे ज़रूर पूछते हैं, अपने फॉलोअर्स से पूछते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो क्या समझते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं, तो वो भी खुश होते हैं, वो उसके फॉलोअर्स भी। पेस सेटिंग, डू एज आई डू नाउ, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ बस ऐसे करो, बात की बाद में देखेंगे। तो वो कमांडिंग, और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि कमांडिंग आप जो है ना वो अथॉरिटेरियन होता है, वो ज़बरदस्ती करवाता है, जो कि पेस सेटिंग जो है ना वो भगा के कर रहा है, ज़बरदस्ती ना भी हो लेकिन वो हालात ऐसे बना लेते हैं कि आप ना चाह के भी उसके हिसाब से करना पड़ता है, तो वो भी जो है थोड़े से उसके फॉलोअर्स खुश नहीं होते। इसी तरीके से कोचिंग जो है, ट्राई दिस, ये कर लो, ये नहीं हुआ तो ये कर लो, ये नहीं हुआ तो ये कर लो।
सो वो आपको मल्टीपल ऑप्शन देते हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी खुश ही होते हैं तकरीबन अपने लीडर की परफॉर्मेंस पे। तो ये उसकी थोड़ी सी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन इस चार्ट में दी गई है कि विजनरी लीडर जो है वो मोटिवेट करता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्पैथी और एक चेंज लाने के लिए एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कोचिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाले जो लोग होते हैं वो लोगों को फ्यूचर के लिए डेवलप करते हैं और वो कहते हैं कि ये काम कर लें, ये कर लें, ये कर लें, और वो लोगों को डेवलप करते हैं, उनके दरमियान सेल्फ अवेयरनेस पैदा करते हैं और एक दूसरे के लिए एक जज्बा और एक एम्पैथी पैदा करते हैं। एफिलिएटिव जो है वो लोगों के दरमियान एक हार्मनी, एक भाईचारा पैदा करते हैं और इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करते हैं और ये भी रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। कम्युनिकेशन इनकी बड़ी अच्छी होती है। डेमोक्रेटिक जो है वो फोर्जेस कंसेंसस थ्रू पार्टिसिपेशन, लोगों को मशवरे के ज़रिए जमा करते हैं और उनके दरमियान एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन पैदा करते हैं और ये कोलैबोरेशन की क्वालिटीज़ इनकी बड़ी अच्छी होती है। टीम लीडरशिप करते हैं और कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग कम्युनिकेशन इनकी होती है। पेस सेटिंग वाले जो है वो हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं कि नहीं, यहाँ अगर ठीक है यहाँ तक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप नहीं चलें, फिर कोई और कर लेगा, ठीक है। सो वो कॉन्शंसनेस पे काम करते हैं, मतलब वो शऊरी तौर पे लोगों को जो है ना वो जगाते हैं और वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अचीव करें, इनिशिएटिव लेते हैं। जबकि जहाँ पे कमांडिंग की बात है सो वो इमीडिएट कंप्लायंस, जैसे ऑर्डर मनवाने वाली बात है कि वो बस जो ऑर्डर करते हैं वो मनवाना है, तो वो भी अचीव करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन वो अपना कंट्रोल बहुत अच्छे से ज़्यादा रखते हैं। सो लेविन, लिपिट एंड वाइट ने 1960 में एक क्लासिकल रिसर्च की थी और उसमें उन्होंने देखा था इंटरेक्शन लीडर्स और जो एक ग्रुप मेंबर थे उनके दरमियान, और इस रिसर्च से पता चला था कि द बिहेवियर ऑफ द लीडर कुड सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड आउटकम ऑफ द ग्रुप। के लीडर के बिहेवियर की वजह से लोगों के अंदर जो है और लोगों के जो एक्शंस हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, वो लीडर्स का बिहेवियर उस पर बड़ा असरअंदाज होता है। सो द लीडर्स बिहेवियर वाई डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पैटर्न। उन्होंने लीडर के बिहेवियर को 3 चीज़ों में डिवाइड किया था और वो कहते थे कि या तो लीडर अथॉरिटेरियन होता है, या डेमोक्रेटिक होता है, या लेसिस-फेयर होता है। तो वो जो कमांडिंग वाली थी अथॉरिटेरियन लीडर वही होते हैं। दे बेसिकली गिव ऑर्डर एंड अपने ग्रुप से एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे वो ऑर्डर दें वैसे ही फॉलो करें। डायरेक्शंस देते हैं कमांड की सूरत में, सजेशन नहीं देते बल्कि कमांड्स, हुक्म देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, ठीक है। और इनमें क्रिटिसिज्म बहुत कॉमन होती है। अथॉरिटेरियन लीडर जो है वो लीडर बाकी लोगों की निस्बत काम को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, हालांकि वो नेसेसरी नहीं भी होता, ठीक है। और कभी कभी वो जो है वो अकांस्टेंट अकरेंस के भी, मतलब वो जो क्रिटिसिज्म होती है वो मुसलसल होती रहती है। और अथॉरिटेरियन लीडर्स जो है वो पनिशिंग बिहेवियर भी रखते हैं, वो लोगों को पनिश भी अपने फॉलोअर्स को करते हैं। सो जहाँ तक अथॉरिटेरियन लीडर की और मज़ीद पहचान की बात है, एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है ये कि जिसमें किसी एक ख़ास बंदे के पास कंट्रोल बहुत होता है और तमाम डिसीजन वो लेते हैं और बाकी ग्रुप मेंबर बहुत कम अपना इनपुट देते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर जो है बेसिकली जो चॉइसेस हैं वो उसके अपने आइडियाज़ और जजमेंट के बेस पे होते हैं, वो अपने फॉलोअर्स से आइडिया, सजेशन और इस तरह की चीज़ें नहीं लेते। जहाँ तक डेमोक्रेटिक की बात होती है तो डेमोक्रेसी, आपको पता है कि डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, ऑन द पीपल, फॉर द पीपल, इस तरह का कुछ एक सेंटेंस है कि ये पूरा जो है एक सर्कल जो है लोगों के कंसेप्ट के हिसाब से सब लोगों के कैटर करने के लिए होता है। सो हर ग्रुप मेंबर जो है डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेता है। या तो डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो कोशिश करते हैं कि उसके फॉलोअर्स हर एक अपनी राय दे। इसी तरीके से फ्रीडम होती है लोगों के बिलीफ की और उनके एक्शन की एक रीज़नेबल बाउंड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी किसी एक्शन की वजह से दूसरों को किसी भी किस्म का नुकसान ज़हनी जिस्मानी वो नहीं पहुंच रहा माली तौर पे, तो आप अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, लोग आपको मना नहीं कर सकते अगर आपकी वजह से किसी और को नुकसान नहीं पहुंच रहा, ठीक है। ईच इंडिविजुअल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप। लेकिन ये जिम्मेदारी लाजमी है कि वो अपने किए के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं
और उनके किए की जो असरात होते हैं अगर वो लोगों पे आ रहे हैं तो उसकी भी उनको जवाब दही करनी पड़ती है। देयर शुड बी कंसर्न एंड कंसिडरेशन फॉर ईच ग्रुप मेंबर एज अ यूनिक इंडिविजुअल। और डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो कहते हैं कि चूँकि हर बंदा एक इंडिविजुअल एक अलग एंटिटी होती है तो सब के बारे में हमें इक्वल सोच अख्तियार करनी चाहिए। जहाँ तक लीसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल की बात है तो इनएक्टिव फॉर्म जो होता है, जो बंदा कर रहा है करने में, कोई डायरेक्शन नहीं है, बस ठीक है जो कर रहा है हर एक की अपनी मर्जी है, कोई उसको मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ ठीक है, या मैं अपने मज़े इंजॉय कर रहा हूँ, या मैं एज ए लीडर जो है ना बस जाना पहचाना जा रहा हूँ, बाकी कोई किसी को लूट रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को कत्ल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, कानून का अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी के साथ ज्यादती हो रही है या नहीं हो रही, जो भी हो रहा है बस लीडर लीसिस फेयर वाले वो कहते हैं बस ठीक है हाँ ओके, ठीक है हाँ ओके। So the laissez-faire leader leave virtually all of the control and decision making to the group and provide little or no direction। ना encouragement होती है, ना guidance होती है, ना direction होती है, और ये बहुत कम अपने ग्रुप से मिलते हैं, कुछ ही इनके हुक्म कमांड्स आते हैं, क्वेश्चंस करते नहीं हैं, सजेशंस और ये क्रिटिसिज्म इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ते, बहुत लीनियंट होते हैं और कोई लिमिट नहीं रखते, मतलब जो बंदा जो करे बस करे, उनका सर ना करे, ठीक है। एंड अलाउ ऑलमोस्ट एनी बिहेवियर, और वो कोई किसी की तरीका बिहेवियर को भी आंखें बंद करके अलाउ कर देते हैं, तो इसको परमिसिव या लेसिस-फेयर लीडरशिप भी कहते हैं। ऑटोक्रेटिक या कमांडिंग जो है उसको थ्योरी एक्स भी कहते हैं। एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें डाली है, ये स्लाइड एडिशनल है तो इसको ज़रा पढ़ लो। और वो ये है कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी जैसे हमने डिस्कस किया कम होती है, कंट्रोलिंग एंड डिमांडिंग बहुत होते हैं, और बस डंडे की जोर पे कैरेट एंड स्टिक वाला अप्रोच होता है कि हर काम डंडे की जोर पे करवा रहे हैं, और बस प्रोडक्टिविटी पे ही फोकस होते हैं कि बस काम चाहिए, चाहे कोई जिंदा रहे मरे बीमार हो जो भी करे, छुट्टी ना करे, बस काम चाहिए। जबकि थ्योरी वाई जो है वो बेनेवलेंट लीडर है, वो क्या जैसे लीसिस मतलब ये जो डेमोक्रेटिक हो गई या और इस तरीके से, तो थ्योरी वाई जो है वो कहती हैं कि वो लीडर्स जो कि लोगों को फ़ायदा दे, बेनेवलेंस करे, तो वो लोगों के अराउंड उनके नज़रिए और ये सारी चीज़ें होती है, दे आर रियली पीपल ओरिएंटेड, इनकरेज करते हैं, लोगों को जमा करते हैं, पैटर्नलिस्ट होते हैं, जिस तरह माँ बाप हमारे ख्याल रखते हैं, हमारे बड़े जो है ना हमारे गाइडेंस का ज़रिया बनते हैं, तो वो भी इसी तरह होते हैं, और वो कंट्री क्लब यानी एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि सब मिलजुल के रहें, कंपटीशन वाली बात नहीं, बट ये है कि ये लोगों को गाइड करते हैं। थ्योरी जेड जो है टीम लीडर, वो आपको पता है टीम लीडर कैसे बैलेंस करता है प्रोडक्शन को भी और लोगों के इश्यूज़ को भी किसी भी काम को करवाने के लिए, इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को वो बिल्ड करते हैं और सबऑर्डिनेट को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ व्हीकल फॉर कैरिंग आउट प्लान, और वो जो टीम लीडर होता है वो कहता है कि ये हमें भी लेके जा रही है, काम भी हो रहा है, तो हम सब ने मिलजुल के काम करने और एक इदारे को कामयाब बनाना। सो इसके इफ़ेक्ट्स भी हैं होते हैं। थ्योरी एल है जिसमें मतलब जो लेसिस-फेयर वाला था कि कोई मैनेजमेंट नहीं है, प्रोडक्टिविटी इसकी ज़ीरो है। थ्योरी एक्स है कि माई वे और द हाईवे, बस मैं जो चाहूँ वो करो, नहीं तो अपना रास्ता पकड़ो। इसमें जॉब स्ट्रेस बहुत होती है, सेटिस्फेक्शन कम होती है और फिर ग्रुप बंदियाँ होती हैं। थ्योरी वाई जो है लीडरशिप की, वो कहती है कि एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जो कंट्री क्लब होता है कि इसमें बेशक जो है ना अचीवमेंट कम होती है, लेकिन और इन्हीं वजह से लोग जो है ना वो ग्रुप्स को छोड़ देते हैं, मतलब एक अपनी जो लॉयल्टी होती है वो नहीं रहती। थ्योरी जेड जो है वो कहते हैं कि गुड मैनेजरशिप पे वो फोकस करते हैं कि हमेशा इस तरह लीडर्स जो रहते हैं वो दे वर्क एज अ गुड मैनेजर, और उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है, कोऑपरेशन भी बेहतर होती है, उनका टर्नओवर भी कम होता है और एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट भी बहुत होती है। सो लीडरशिप स्टाइल की अगर हम एक विंडो में बात करें ये थ्योरी एक्स वाई एल और जी के हिसाब से, तो देखिए वाई जी एल एंड एक्स, ठीक है। सो ये कह रहा है कि अगर कंसर्न फॉर द पीपल अगर कम है और कंसर्न प्रोडक्शन की भी कम है तो लेसिस-फेयर है, एल से शुरू हो रहा है इसीलिए लेसिस-फेयर। अगर
लोगों के लिए ज़्यादा कंसर्न है, प्रोडक्शन के बारे में कम कंसर्न है, तो फिर वो बेनेवोलेंट लीडर कहलाए जाते हैं। वो लीडर जो कि जो लोगों के लिए कम कंसर्न होते हैं लेकिन प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो वो ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं। और वो लीडर जो प्रोडक्शन के लिए भी ज़्यादा कंसर्न होते हैं और लोगों के बारे में भी, तो उनको टीम लीडर कहा जाता है। सो एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप जो है वो डायरेक्शन भी देता है, लोगों को इंस्पायर भी करता है, गाइड भी करता है, और लोगों के अंदर करेज, पैशन, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट सारी चीज़ें लेकर आता है। ठीक है, इसी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है उनमें, और वो इन्फ्लुएंस करता है बाकी लोगों को। इथिकल एंड मोरल कैरेक्टर उनका बड़ा हाई होता है, इंटेलिजेंस वाइज वो बेहतर होते हैं, और उनके पास अपने काम के हवाले से नॉलेज भी होती है। एक इफ़ेक्टिव लीडर को डेवलप करने के लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना होता है, कि एक गुड लीडर कभी भी डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और एक दूसरा ये है कि टेक मोर देन वन प्रोजेक्ट। सो एक अच्छा आइडिया ये भी है कि कोई अपने अंदर जो है लीडरशिप की स्किल्स लेकर आना चाहता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और वो उसको पूरा करने की कोशिश करें, तो इससे भी लीडरशिप और मैनेजमेंट के स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। और साथ साथ अगर आपने लीडर बनना है तो आपने एक फॉलोअर भी बनना है, क्योंकि एक लीडर के लिए भी फर्दर लीडर की ज़रूरत होती है। सो इसीलिए लर्न टू फॉलो। अगर ख़ुद को ही हल्फा मौला समझ लिया तो फिर आप लीडर नहीं बन सकते। इसी तरीके से अपने सराउंडिंग सिचुएशनल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अगर वो ना हो तो यू कैन नॉट बी अ गुड लीडर। दूसरों को इंस्पायर करना, मुसलसल सीखते रहना, लोगों को और अपने आपस के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना और लोगों को सुनना, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक इफ़ेक्टिव लीडर के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ तक इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।